अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री एजुकेटर्स एंड लेक्चरर सीरीज में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, उसके 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। अब आपकी ड्यूटी है कि आप इस तरीके के एमसीक्यूज को कलेक्ट करें, उनको सॉल्व करें। इस तरह के एमसीक्यूज को हैंडल करना सीख लेंगे। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से कंसेप्चुअल ज़्यादा ही हैं। इस तरह के एमसीक्यूज अगर आप हैंडल करना सीख लेते हैं तो आप हर पेपर में परफॉर्म कर सकते हैं। केमिस्ट्री आपके लिए फिर कोई फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशली को मुश्किल सब्जेक्ट नहीं रहेगा। आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं आज के पोर्शन को, जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द पीएच ऑफ 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻8 सोल्यूशन ऑफ HCl इज 8। जैसे ही आपने एमसीक्यू को देखा, आपकी नजर पड़ी HCl पर और साथ पड़ी 8 पर। HCl एक एसिड है, और क्या एसिड की जो पीएच है वो 8 पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। और फिर कंसंट्रेशन अगर 10⁻8 भी है, तब भी इस कंसंट्रेशन के ऊपर एसिड की पीएच जो है वो 8 HCl एसिड की नहीं हो सकती। तो इट मीन्स कि ए तो करेक्ट नहीं है। बी में चलें, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 2- इज HPO4-2। कॉन्जुगेट बेस में जो हाइड्रोजन है वो एक एलिमिनेट होता है एसिड का, तो उससे बनती है कॉन्जुगेट बेस। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन H2PO4-2 ये HPO4-2 में तो जा रहा है। इस तरीके से तो हमें नजर आ रहा है कि ये कॉन्जुगेट बेस, लेकिन यहाँ पे चेक करें, यहाँ एक हाइड्रोजन कम हुआ है। तो ओवरऑल एनाइन में एक जो हमारे पास एनाइन में एक आइन और एनाइन बढ़ना चाहिए था। यानी यहाँ पे अगर ये वाला जो है ये हमारे पास होता है HPO4-3, देन ये वो वैलेंसी के हवाले से वो करेक्टनेस शो कर रहा है जो इसकी डिसोसिएशन के बाद होनी चाहिए थी। तो हाइड्रोजन की एलिमिनेशन से एक चार्ज यहाँ पे बढ़ना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं बढ़ाया। इन्होंने -2 ही लिखा है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे -3 होना चाहिए था, तब जो कॉन्जुगेट बेस बनता। तो ये वाला भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑटोप्रोटोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि ऑटोप्रोटोलाइसिस का जो प्रोसेस है उसका जो कांस्टेंट होता है वाटर का, वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। तो नेक्स्ट हमारा है, तो करेक्ट ऑप्शन तो सी होगा। लेकिन नेक्स्ट देखें, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटो एसिड इज ट्रीटेड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पीएच विल बी इक्वल टू हाफ पीके। यहाँ पे देखिए, जब भी वीक मोनोप्रोटो एसिड की टाइट्रेशन की जाती है स्ट्रॉन्ग बेस से, तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन उस पॉइंट पे अचीव होती है जब एसिड की कॉन्सेंट्रेशन या एसिड के मोल्स हाफ रह जाते हैं। तो एसिड के मोल्स हाफ रह जाएं तो इट मींस कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व हो रही है। तो जो इसका एक हमारे पास एक्सप्रेशन है या फार्मूला है वो है पीएच इक्वल टू हाफ पीकेए, और इसके साथ प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का हाफ C/2। तो ये बेसिकली हमारे पास इसका फार्मूला है। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो कैरी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है, pKa माइनस लॉग ऑफ C/2। तो ये आपका इट मीन्स यहाँ पे इन्होंने जो दिया है ये वाला भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट फिर हुई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द फर्स्ट एंड सेकेंड dissociation constant of an acid H2A are 1 multiply 10⁻⁵ and 5 multiply 10⁻⁻10 respectively. The overall dissociation constant of the acid will be। कहते हैं कि पहली डिसोसिएशन होती है H2O की, H2A की, और इससे हमारे पास बनता है HA और साथ में इसके H+, A के ऊपर माइनस, और फिर दूसरी जो डिसोसिएशन होती है HA- की, इससे बनता है A2- और साथ में H+। तो दो डिसोसिएशंस हुई हैं एसिड की, और इन दो डिसोसिएशन के जो डिसोसिएशन की वैल्यूज हैं वो हमें दी गई हैं। हमने फाइंड आउट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो याद रखिएगा, टोटल डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल होता है जो पहले में आया हुआ हो मल्टीप्लाई उसको कर दें जो दूसरे में आया हुआ हो। किसी भी रिएक्शन का टोटल डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर एक से डाइप्रोटिक एसिड है, ये कौन सा एसिड था, ये डाइप्रोटिक है, तो ऐसे एसिड्स के अंदर चूंकि डाइप्रोटिक है तो 2 टाइम डिसोसिएशन होगी,
और जो हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वह इक्वल होगा उन दोनों जो डिसोसिएशन के वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करने के। तो मल्टीप्लाई कर दें 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 इंटू मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई 10, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर एडअप हो जाएंगी, -5 -10 और ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। Question number 3 is another interesting question. What is the Kb of a weak base that produces an OH minus per molecule if 0.05 molar solution is 2.5% ionized? तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करनी है Kb वैल्यू ऑफ वीक बेस। आप ये देखें कि एक सोल्यूशन है और वो 2.5% आयोनाइज हुआ है। अगर वो 2.5% आयोनाइज हुआ है तो फिर उसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, वो किसके इक्वल होगी? तो ये हमारे पास 2.5% है, तो 2.5 ओवर परसेंट का मतलब होता है 100, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.0 और एक पॉइंट इधर गया तो एक इधर 0.025। ये हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है और ये है हमारे पास 0.05 मोलर। Kb का फार्मूला ये है कि कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के स्क्वायर से। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो डिग्री कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 मोलर मल्टीप्लाई, और जो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो है 0.025 होल का स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.125 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। तो ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें और इसको रिलेट करें आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके साथ। तो आप देखेंगे कि एक जो कंजेक्टिव रिलेशनशिप है वो आपको देखने को मिलेगा। वहाँ हमने पढ़ा कि दो एसिड जो हैं डाइप्रोटिक एसिड, वो 2 टाइम डिसोसिएशन होता है, तो बताएं डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास एक एसिड वीक एसिड है और एक वीक बेस है, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने बताना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो देखें स्टूडेंट्स कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें वीक एसिड वीक बेस यानी दो बेसेस हों और साथ में कहा जाए कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताएं, तो इसका अगर वो कांस्टेंट के सी हो, हम फाइंड आउट करना चाहें, तो ये इक्वल होता है कि आप उनका जो एसिड का कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दें बेस के कांस्टेंट से और डिवाइड कर दें वाटर के कांस्टेंट से। वाटर का Kw आपने पढ़ा हुआ है, Ka और Kb आपको गिवन है, तो Ka की वैल्यू आपके पास है वीक एसिड की 2 मल्टीप्लाई, चूंकि ये कांस्टेंट वीक एसिड के हैं। हमने जब पढ़ी थी इनकी ट्रीटमेंट पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, तो हम देखते हैं कि ये हम वीक एसिड के लिए और ये वीक बेस के लिए हम ड्राइव आउट करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 इंटू बी का हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाय Kw किसके इक्वल होता है? Kw की कॉन्सेंट्रेशन होती है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। जब हम pH की वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो हम इसी वैल्यू को पुट करते हैं। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻4। तो आंसर के अंदर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और समटाइम एग्जामिनर फोकस ही इन्हीं को करता है। और आपने पेपर के अंदर देखा होगा कि अगर किसी ने पहले अटेम्प्ट्स दिए हैं तो समटाइम्स आ जाते हैं, असर्शन एक सेंटेंस में दी गई होती है और दूसरी में उसकी रीज़न बताई गई होती है। आपने रिलेशन डेवलप करना होता है। यहाँ पे देखिए असर्शन ये दी गई है कि H2O स्ट्रॉन्गर एसिड है D2O से, तो D2O से H2O स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी में अगर या तो ये तो हमें स्टेटमेंट करेक्ट नज़र आ रही है। अब दूसरी में देखते हैं कि दूसरी जो रीज़न उन्होंने बताई है क्या वाकई वो रीज़न है भी इसकी या नहीं है। तो देखें आयोनिक प्रोडक्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का होता है, वाटर का 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14, जबकि D2O का जो है वो हमारे पास होता है 1.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15। अब हमें ये पता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम पे जब एसिड और बेस के दरमियान होती है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो इनकी H2O में H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है इक्वल। जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है
तो फिर कंट्रीब्यूशन H प्लस का कितना होगा और OH माइनस का कितना होगा, तो H प्लस का वैल्यू हमारे पास फिर यहाँ पे आती है 10⁻⁻⁷। और जब D2O जो है यहाँ भी तो फिर इक्विलिब्रियम अचीव होता है और उसके अंदर भी यहाँ भी फिर DO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाती है D प्लस के, तो फिर ऐसी सूरत में भी इनके दरमियान में भी 1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई 10⁻, हाफ हो जाती है इसकी यानी इक्वल होती है लेकिन हाफ होती है, ये हो जाएगी -7.5। अब अगर आप जरा गौर करें, क्या 10⁻⁻7 बड़ी क्वांटिटी है या 1 × 10⁻⁻7.5 बड़ी क्वांटिटी है? यानी ये ऐसे ही है कि आप कहें कि -1 बड़ा है या -1.5 बड़ा है, तो ऑब्वियसली -1 बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव में जितनी बड़ी क्वांटिटी होती जाती है वो उतना छोटा होता जाता है डिजिट या क्वांटिटी, तो -1 बड़ा होगा। इसी तरह यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इट मीन्स के वो जिस चीज़ में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा एसिडिक है। तो इन कंपैरिजन विद D2O, H2O इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड, कि हमारा पहली जो स्टेटमेंट है दूसरी रीजन उसको प्रूव कर रही है, लिहाजा बोथ असर्शन स्टेटमेंट एंड रीजंस आर करेक्ट। और दूसरा क्या है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, यानी बी में उन्होंने लिखा है कि नॉट, तो ये हमने अभी साबित किया कि ये नहीं, ऐसा नहीं है, प्रूव कर रही है, तो इट मीन्स कि ए हमारा ऑप्शन होगा। अब सी में देखें, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ये वाला भी गलत है क्योंकि रीजन करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। असर्शन इज इनकरेक्ट, ये भी गलत है क्योंकि असर्शन भी करेक्ट है, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड pH इज कंट्रोल्ड by the concentration of H2CO3 and HCO3 minus in the presence of NaHCO3 pH of blood is। देखिए अब एक बफर सोल्यूशन बना है इन दोनों के मिलने से, और ये बफर सोल्यूशन कौन सा है, चूँकि ये एसिड है तो एसिड से जो बफर सोल्यूशन बनता है वो एसिडिक होता है, तो H2CO3 और HCO3 माइनस इन दोनों के मिलने से जो बफर बना है वो एसिडिक बफर है। अब किसी भी बफर के लिए हेंडरसन ने एक इक्वेशन दी थी कि उस बफर की pH इक्वल होती है pKa प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड। तो अब यहाँ पे इस बफर के अंदर ऐड हुआ है साल्ट, और वो साल्ट था NaHCO3। जब ये साल्ट इसमें ऐड हुआ तो इट मीन्स कि यहाँ पे साल्ट की वैल्यू गई बढ़, जब यहाँ इंक्रीज हुई तो ओवरऑल ये वाली जो सारी टर्म है साल्ट ओवर एसिड, ये सारी टर्म इंक्रीज हो गई, इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई। जब इसकी वैल्यू पहले फर्ज करें 4 थी तो अब 5 हो गई, जब इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई तो वो pKa में शामिल होकर और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो इट मीन्स ओवरऑल pH फिर क्या करेगी, ओवरऑल pH इंक्रीज करेगी। तो इस केस में हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 6। बस इस पॉइंट को याद रखिएगा, अगर आपको ये इक्वेशन याद है कि एसिड साल्ट, अब जब एसिडिक बफर के अंदर या बेसिक बफर में ऐड करते हैं तो साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है pH के, साल्ट इंक्रीज होगा तो pH इंक्रीज होगी, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो pH डिक्रीज होगी, क्योंकि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है pH के। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बफर के बारे में है, और बफर को डिस्कस करने से पहले ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि बफर 2 तरीके से बनता है, या तो वीक एसिड हो और उसके साथ इसी का साल्ट हो विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो इससे बनेगा। दूसरी सूरत यह है कि वीक बेस हो और इसके साथ इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इन दोनों सूरतों में सिर्फ बफर बन सकता है। जो रिमेनिंग कंडीशन है, अगर वीक एसिड और वीक बेस का आप इंट्रैक्शन करवाएंगे तो इससे बफर नहीं बनेगा बल्कि साल्ट बनेगा, और इसी तरीके से अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो इससे भी बफर नहीं बनेगा बल्कि इससे भी साल्ट बनेगा। तो अगर हमें जो गिवन ऑप्शन उनमें देखें तो NH4OH और NH4Cl ये साल्ट है एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड का, और ये वीक बेस है, तो ये हमारे पास ये तो फिर जो है ये बफर बनाएगा। सेकंड में चलें, ICN NaOH ये वाला भी बफर बनाता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास बेस है और इसके साथ जो एसिड है उसका, वीक एसिड का हमारे पास पड़ा हुआ है ICN। अब CH3COOH
और NH4OH। CH3 ये भी वीक बेस है और ये वीक एसिड है। तो हमने पढ़ा कि वीक बेस और वीक एसिड ये आपस में बफर नहीं बनाते, ये साल्ट बनाते हैं। तो ये वाला हमारा इनकरेक्ट होगा। बेसिकली हमने ढूंढने वही हैं जो नॉट बफर हैं, तो ये वाला बफर नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये वाला बफर भी नहीं होगा। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो गए सी और डी। क्वेश्चन नंबर 8 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे जो मज़े की चीज़ देखने वाली है, बाकी तो चीज़ें कांस्टेंट हैं। आप ज़रा K2 और K1 को देखें डेल एच नॉट के रिलेशन के साथ, और इसमें चूंकि वेरिएट हो रहा है टेम्परेचर, तो हम टेम्परेचर को लिख लेते हैं। अब देखें, किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच नॉट हमेशा जो है ये पॉजिटिव होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है और टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन T1 है, तो जो हमारे पास इनकी रेशो आएगी K2 ओवर K1 की, ये किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगी। अब K1 को उधर मल्टीप्लाई करें तो K2 इज इक्वल टू K1A। इसको जरा इक्वेशन को गौर से समझें कि K2 अगर 10 है और K1 5 है, तो इक्वेशन इक्वल तब होगी जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ A जो है ये कोई कांस्टेंट है जो K1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी K1 खुद बेजाते खुद छोटा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है, तब जाके ये इक्वल आ रहा है K2 के। तो यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं K2 ग्रेटर है K1 से। तो एट T2 ग्रेटर देन T1 K2 ग्रेटर देन K1 एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अब चलें एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब एक्सोथर्मिक आता है तो उसके अंदर एक तो डेल एच नेगेटिव होता है, दूसरा टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन T1 है, और थर्ड पे ये है कि जब आप वैल्यू निकालते हैं K2 ओवर K1 की, तो यहाँ भी ये किसी कांस्टेंट को इक्वल होता है। लेकिन यहाँ जो कांस्टेंट होता है, यहाँ याद रखिएगा कांस्टेंट जो होता है ये ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन यहाँ जो कांस्टेंट होता है ये लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 मीन्स ये 0.5 हो सकता है, 0.7, 0.8, इवन 0.9 या समथिंग एल्स, यानी 1 से नीचे ही होगा लेकिन समथिंग एल्स होगा। अब K1 को जरा इधर मल्टीप्लाई करें तो K2 K1A, यानी K1 के साथ कोई ऐसी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है जो 1 से छोटी है, और जब 1 से छोटी कोई क्वांटिटी किसी से मल्टीप्लाई करती है तो वो उस क्वांटिटी को छोटा करती है। इट मीन्स कि पहले K1 बड़ा था, अब उसके साथ कोई ऐसी क्वांटिटी लगाई है जो उसको छोटा कर रही है। तो यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं कि K1 फिर ग्रेटर है K2 से। तो अब यहाँ देखें कि K1 ग्रेटर K2 से कहाँ पे है, यहाँ K1 ग्रेटर K2 से है, T2 ग्रेटर देन T1, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। ये दो डेरिवेशन है जो हमने इक्वेशन से ड्राइव की हैं। तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि कैसे इक्वेशन से ये हमने दो पॉइंट्स जो हैं वो ड्राइव किए हैं, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन आपने फाइंड आउट करनी है H2CO3 में। K1 भी गिवन है, K2 भी गिवन है। चूंकि ये डाइप्रोटिक है तो इसके दो डिसोसिएशन कांस्टेंट होंगे, K1 होगा पहले हाइड्रोजन के लिए और K2 होगा दूसरे के लिए। चूंकि ये मोस्ट कॉमनली फर्स्ट हाइड्रोजन देता है तो हम K1 के लिए निकालेंगे इसके कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ये इक्वल होती है K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन जो ओरिजिनली हमने ली है, तो इसका अंडर रूट ले लें। तो K1 है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, और जो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन हमने ली है ये 0.1 मोलर है, इसका अंडर रूट लें तो इससे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मोलर। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 10, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से एक एप्लीकेशन के तौर पे दिया गया है। PCl5 ब्रेकआउट हो चुका है PCl3 में और Cl2 में, टेम्परेचर है कांस्टेंट, और कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब फेवर करेगा। इंट्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। देखें क्लोरीन गैस दूसरी साइड पे है प्रोडक्ट वाली, अगर आप इसको इंट्रोड्यूस करवाते भी हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड नहीं जाएगा, लिहाजा ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इनर्ट गैस अगर आप इस सोल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं वो रिएक्शन से रिएक्ट तो नहीं करेगी, लेकिन ओवरऑल जो इस रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम इंक्रीज कर देगी, और जब किसी भी रिएक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास यहाँ पे फिर प्रोडक्ट के ज़्यादा हैं तो रिएक्शन फेवर करेगा किस साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो इससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ऑब्वियसली जब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो प्रोडक्ट वाली साइड पे ग्रेटर हैं तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग PCl5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, PCl5 की अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो फिर भी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इससे हम फॉरवर्ड रिएक्शन अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द थर्मल डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ CaCO3 इज स्टडीड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। CaCO3 सॉलिड स्टेट में डिसोसिएट होता है CO में
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिवील होती है। फॉर दिस इक्विलिब्रियम द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। यहाँ पे हमने ये बताना है कि आया कि कोई स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट है या डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं वो करेक्ट है। पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या डेल एच डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो डेल एच की जो इक्वेशन है वो हम कुछ इस तरीके से देखते हैं, डेल एच इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इट मीन्स कि चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ से फिर हम ये कह सकते हैं कि डेल एच टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। के हमने के किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था उसकी वैल्यू जब हमने इनिशियली डिस्कस की तो हमने ये कहा के सी सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है और वो है टेम्परेचर। उसके अलावा वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनिशियल अमाउंट ऑफ CaCO3 क्या थी। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि के सिर्फ के इंडिपेंडेंट है इनिशियल अमाउंट ऑफ CaCO3 से। अगेन के इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ऑफ CO2 एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी टेम्परेचर के ऊपर वो कह रहे हैं कि के डिपेंडेंट है प्रेशर के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज के जो है वो डिपेंडेंट नहीं है प्रेशर पे, वो जस्ट डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। सो लास्ट हमारी स्टेटमेंट है कि इंथैल्पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट। इंथैल्पी बेसिकली कैटलिस्ट के इंडिपेंडेंट ही है, लेकिन कैटलिस्ट अल्टरनेटिव पाथ देता है रिएक्शन को, जिससे रिएक्शन का कैटालिसिस होता है और रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज करता है, इनहेंस होता है। तो इट मीन्स कि ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सिर्फ सी स्टेटमेंट ऐसी है जो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी भी, कि फॉलोइंग आर द 3 रिएक्शन गिवन। उसमें से 3 रिएक्शन हमें दिए गए हैं। पहला है A + B गिव्स C + D, दूसरे में A रिएक्टेंट है वो C और D में जा रही है, और तीसरे में A और B रिएक्टेंट है वो D में जा रहे हैं। आपको कंडीशंस दी गई हैं और कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपने बताना ये है। इंक्रीज ऑफ प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू, यानी किस इक्वेशन की बात हो रही है, 2 की, टू द लेफ्ट, कि अगर 2 में प्रेशर आप इंक्रीज करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है। 2 है ये, अगर इस 2 के अंदर हम प्रेशर को इंक्रीज करें, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने से प्रेशर रिएक्शन उस साइड पे शिफ्ट होगा जब नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो इधर 1 है और इधर 1 इसका और 1 इसका, तो इधर 1 है और इधर 2 है, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, इंक्रीज इन प्रेशर से इधर, और ये वाली साइड है लेफ्ट। तो इट मीन्स के हमारी जो पहली स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। डिक्रीज इन वॉल्यूम शिफ्ट द इक्विलिब्रियम 3 टू द राइट। इक्वेशन 3 की बात हो रही है कि अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, राइट साइड पे। 3 में देखें, डिक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब है इंक्रीज इन प्रेशर। अगर आप डिक्रीज इन वॉल्यूम करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है और रिएक्शन को किधर शिफ्ट होना चाहिए, राइट पे। अगर आप इस सूरत में प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस साइड पे शिफ्ट होगा जब नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो ऑब्वियसली नजर आ रहा है यहाँ पे रिएक्टेंट के 2 हैं और प्रोडक्ट का 1 है, तो इट मीन्स के रिएक्शन राइट साइड पे ही शिफ्ट होगा। अगर राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है तो इट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट दोनों स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं एडिशन ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट। याद रखिएगा हमने पीछे भी एक इनर्ट गैस की एडिशन की बात की है। इनर्ट गैस सिर्फ उसी सूरत में इफेक्ट कर सकती है रिएक्शन को जब वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। हम अपनी लेटर ऑन वीडियोस के अंदर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे और उसमें ये बताएंगे कि ये इनर्ट गैस जो है यही कांस्टेंट प्रेशर पे क्यों ऑपरेट करती है और इक्विलिब्रियम को क्यों शिफ्ट करती है। तो अभी वीडियो की लेंथ देखते हुए मैं फर्दर प्रोसीड करता हूं। तो ये इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा एडिशन ऑफ हीलियम का कांस्टेंट वॉल्यूम पे, लेकिन एडिशन ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर ये शिफ्ट करेगी इक्विलिब्रियम को उस साइड पे जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो ये वाली जो है ये शिफ्ट करेगी और उस साइड पे करेगी जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। और हम 3 में देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम है तो रिएक्शन लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। लिहाजा हमारी A, B और D स्टेटमेंट करेक्ट है और C स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, अगेन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इस तरह की जो भी इक्वेशन आए आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट के लिए और क्लियरेंस के लिए इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है उसको कुछ 3 या 4 लाइंस में इस तरीके से आप लिख लें ताकि आपको किसी तरीके से फिर कोई मसला ना आए। पहला ये देखें कि नंबर ऑफ मोल्स कम किधर है, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो प्रोडक्ट वाली साइड पे कम है। इट मीन्स कि प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। फिर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो फिर भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की इंक्रीज करते हैं तो फिर भी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा या कंटिन्यूसली रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। तो ये वाले फैक्टर आपके ज़हन में आ गए। अब आप जरा डिस्कस करें एमसीक्यूज को। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हमने पढ़ा नहीं,
एंडोथर्मिक में एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो शिफ्ट होता है, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर डिक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। इंक्रीजिंग द प्रेशर, राइट, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। एडिशन ऑफ कैटालिस्ट सिर्फ उसका रेट इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इससे इंक्रीज होगी अलबत्ता, लेकिन यह है कि आप इसको फिर उस जुमरे में नहीं कह सकते कि इसने कोई इक्विलिब्रियम को शिफ्ट किया है, लेकिन ये रेट को, या यहां पे जो हमारे पास क्वेश्चन है इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, उसको इंक्रीज करेगा। रिमूविंग प्रोडक्ट सी, तो ये भी करेक्ट है, प्रोडक्ट को आप रिमूव करते हैं कंटिन्यूसली तो ली चैटलियर ये कहता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, when NaNO3 is heated in a closed vessel, oxygen is liberated and NaNO2 is left behind, then at equilibrium, इक्वेशन देखिएगा इसकी, ये होती है 2NaNO3, ये हमें इक्विलिब्रियम के ऊपर गिवन इसका होता है, ये प्रोडक्ट आती हैं 2NaNO2 और साथ में ऑक्सीजन लिबरेट होती है, ये भी सॉलिड स्टेट में होती है और ये भी सॉलिड स्टेट में। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम पे ये आ गई और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स किधर ज्यादा हैं, इस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं और इधर कम है, तो जो हमारी पहली कंडीशन है एडिशन ऑफ NaNO2 फेवर्स रिवर्स रिएक्शन, और ये रिएक्शन कौन सा है ये भी याद रखिएगा, ये रिएक्शन जो है यहाँ डेल H जो है ये पॉजिटिव है, तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, आप हीट दे रहे हैं, हीटेड यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। तो अब NaNO2 को ऐड करेंगे तो रिएक्शन किधर आएगा, ऑब्वियसली रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एडिशन ऑफ NaNO2 फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन, नहीं, क्योंकि NaNO2 तो प्रोडक्ट वाली साइड पे है, इसमें ऐड करेंगे तो ये तो रिवर्स में आएगा, इसका रिमूवल फॉरवर्ड में जाएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन, चूंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है और एंडोथर्मिक प्रोसेस में आप जितना टेम्परेचर इंक्रीज करें उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इट मींस ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट हुई। डिक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स रिवर्स रिएक्शन, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो रिएक्शन फिर इधर आएगा अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, लेकिन अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फिर उलट डायरेक्शन में जाएगा और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। डिक्रीजिंग प्रेशर, अगर प्रेशर को आप डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, लिहाजा ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी फिर करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां कहा गया है डिक्रीजिंग प्रेशर फेवर रिवर्स रिएक्शन, जबकि डिक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इस तरीके से फिर हमारी ए और सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बी और डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 एक वेरी इजी क्वेश्चन है, हैबर प्रोसेस आपने पढ़ा है, ली चैटलियर्स की एप्लीकेशन में इसको देखा है आपने कि N2 और H2 जब मिलते हैं तो इससे बनती है अमोनिया, और अमोनिया के चूंकि नंबर ऑफ मोल्स कम हैं और N2 और H2 के नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं, इधर 2 हैं, ये ग्रेटर हैं, तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इट मीन्स कि प्रेशर के इंक्रीज करने से मोर NH3 प्रोड्यूस होगी, तो हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट व्हाट हैपन टू द केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए मैंने पहले भी कैटलिस्ट पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किया है किसी एमसीक्यू में, यहाँ पे अगेन ये स्पेसिफिकली मैंने एमसीक्यू दिया है कैटलिस्ट के बारे में, क्योंकि कैटलिस्ट के बारे में पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। कैटलिस्ट एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की, उनको सेम अमाउंट में लोअर करता है। अगर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक ही पाथ से हो रहे होंगे, इसी पाथ से फॉरवर्ड और इसी से, यानी अगर उनकी ओरिजिनल ये थी तो उनकी जो सेकंड होगी वो ये होगी जो मैंने नीचे आपको कर्व नजर आ रही है, ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में है, तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये है, और विदाउट इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हमारे पास ये वाली है। तो सेम अमाउंट में ये इनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की लोअर होगी। अगर ये सेम अमाउंट में लोअर होती है तो इट मीन्स फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम फैक्टर से इंक्रीज करेंगे, तो इनकी रिएक्शन के रेट पे सेम फर्क पड़ेगा, और उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि जितना रिवर्स में जा रहा है उतना ही फॉरवर्ड में, जितना फॉरवर्ड में जा रहा है उतना ही रिवर्स में आ रहा है, तो रेट इनके इक्वल हैं, तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लास्ट कंडीशन है ना, ये फुलफिल नहीं होती कि मोर प्रोडक्ट फॉर्म, हाँ जल्दी प्रोडक्ट बनता है, फिर वो उसके बाद अगेन ब्रेक होकर रिवर्स रिएक्शन देता है। क्वेश्चन नंबर 17, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है और वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलावा किसी पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। अगर हम इक्वेशन लेते भी हैं a प्लस बी, दो रिएक्टेंट है मिलकर c प्लस डी दे रहे हैं, तो इसकी Kc की जब वैल्यू लिखते हैं तो ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट्स, तो c d ओवर a b। अब यहाँ पे देखें, अगर रिएक्टेंट में कोई चीज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज भी होती है तो ये एक कंप्लीट रेशो है,
और रेशो में अगर एक चीज नीचे इंक्रीज हो रही है तो वो कंपनसेट हो जाती है जब वो ऊपर प्रोडक्ट में जाती है। तो ये चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ इंक्रीज भी होती है तो वो प्रोडक्ट में जाएगी और इनकी जो क्वांटिटी है वो इक्वेट हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इट मीन्स के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Does on the temperature of the product at equilibrium depends upon the concentration of product। तो ना तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे ना प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इट्स नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन, नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसके बारे में ये कहना आई थिंक दुरुस्त नहीं है। और सी जो कंडीशन है, डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस, तो ये वाली हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट लग रही है, चूंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन एक ऐसी स्टेटमेंट है जैसे 17 के अंदर थी कि अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हैविंग टू रिएक्टेंट्स इन इक्विलिब्रियम, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डबल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल। मैंने पहले भी अर्ज किया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे अगर आप एक चीज की वैल्यू इंक्रीज भी करते हैं, जैसे कि एक्सप्रेशन हमारे पास है के सी इज इक्वल टू सी इंटू डी ओवर ए एंड बी, तो इसमें अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डबल भी कर दें तो अल्टीमेटली उन्होंने इक्विलिब्रियम पे चेंज होकर प्रोडक्ट में जाना है और इक्वेशन में बैलेंस हो जाना है। तो ना तो इससे फिर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बस आप रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज भी करते रहें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन इक्वेट होती रहेगी। तो हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 एक वेरी इजी क्वेश्चन है। कहते हैं इन सम सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ H3+ आयंस रिमेन कांस्टेंट इवन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग बेस आर एडेड टू देम, दीज सॉल्यूशंस आर नोन एज। तो वो तमाम सॉल्यूशन जिनके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की डालें और वो अपने आप को कंपनसेट कर लें तो ऐसे सॉल्यूशंस को बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट हैपेंस व्हेन एन इनर्ट गैस इज एडेड टू एन इक्विलिब्रियम कीपिंग वॉल्यूम अनचेंज्ड। हम एक पीछे एमसीक्यू आया था, उसके अंदर एक ऑप्शन में गिवन था कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आप इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो उससे फिर इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इनर्ट गैस सिर्फ उसी सूरत में इफेक्ट करती है जब आप उसको कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करें, तो फिर वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करती है टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। तो यहाँ पे फिर इक्विलिब्रियम जो है अनचेंज रहेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसकी वजह एवोगैड्रो लॉ है, हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोस के अंदर कि किस तरीके से एवोगैड्रो लॉ जो है वो रेजिस्ट करता है इनर्ट गैस को एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कि वो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकती या उसको शिफ्ट नहीं कर पाती। स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो और इसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को कवर किया। अगर किसी स्टूडेंट्स को इन केमिकल इक्विलिब्रियम के रिलेटेड फर्दर एमसीक्यूज चाहिए तो वो मेरे सोशल लिंक्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में, वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं उसको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जो फर्दर नोट्स हैं वो शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मेरा एक फेसबुक पेज है इसी नाम से, क्रैक वन पेपर एमसीक्यू के नाम से, वहाँ पे भी मैं डाटा वक्तन फवक्तन शेयर करता रहता हूँ। ऑलमोस्ट डेली करता हूँ एमसीक्यूज, उसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और तमाम पोर्शन जो हैं उनके एमसीक्यूज का एक काफ़ी प्रोपोर्शन है। हैंड रिटन नोट्स भी होते हैं, उसमें अंदर पिक्स भी होती हैं। तो आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और उसके साथ आप मुझे जो मेरे सोशल लिंक्स हैं उन पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको हर टॉपिक के रिलेटेड, जिसके रिलेटेड आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज चाहिए होंगे, मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और उनसे मैक्सिमम चीज़ों को सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप पेपर के अंदर उतना अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। बाकी वीडियोज़ भी जो हमारे चैप्टर रह गए हैं, अभी फिजिकल के एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर रहता है, नेक्स्ट वीडियो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे होगी, फिर एक वीडियो हम बनाएंगे सरफेस केमिस्ट्री और क्वांटम को मिला के, ताकि वहाँ से जो और फोटो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को मिला के पास पेपर के अंदर जहां से क्वेश्चन आए हैं वो कुछ उस रिलेटेड एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर लें। उसके बाद हम चलेंगे एनालिटिकल के ऊपर और फिर ऑर्गेनिक के ऊपर, और आखिर पे फिर इंडस्ट्री और बायोकेम है, उनको भी फर्दर हम देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फर्दर वीडियोस रिसीव होती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।